हाय एवरीवन, मैं रोबिन गुप्ता MGHM इंटर कॉलेज महारा राइटर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 12th की मैथ की पहला टॉपिक, पहले पार्ट का भी जो पहला टॉपिक है संबंध, उससे हम शुरुआत करते हैं। इस पार्ट में टोटल 3 टॉपिक हैं, संबंध, फलन और द्विआधारी संक्रियाएं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक मैंने शुरुआत किया है संबंध। इकाई 1 में संबंध जो सबसे पहला टॉपिक है उससे हम शुरुआत करते हैं। सबको शायद अगर ध्यान से पढ़ा होगा 11th में, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, संबंध टॉपिक वो आपको 11th में भी पढ़ाया गया था, 12th में भी पढ़ना है। ये बात मैंने जब भी बताई थी, ये संबंध बहुत ध्यान से पढ़ें। संबंध एक ऐसा टॉपिक था जो आपको 12th में भी पढ़ना है और 11th में भी था। तो शायद कुछ रिवाइज भी बताऊंगा जो आपको शायद ध्यान भी आ जाएगा, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। मैं शायद पहले नंबर से ही शुरुआत करता हूं। यदि ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त का मतलब जिनमें कम से कम एक अवयव अवश्य होना चाहिए, ऐसा नहीं वो रिक्त समुच्चय हो, कम से कम एक अवयव अवश्य हो। अगर ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब इनका कार्तीय गुणन समुच्चय, जो कि आपको 11th में बताया गया, ए इंटू बी, जिसमें युग्म होते हैं, उस तरीके से हम निकालते हैं। इनके कार्तीय गुणन समुच्चय a इंटू बी का कोई भी उप समुच्चय समुच्चय a से समुच्चय b पर संबंध कहलाता है। ध्यान से देखें, a इंटू बी का कोई भी उप समुच्चय समुच्चय a से समुच्चय b पर संबंध कहलाता है, तथा इसे इस प्रकार निरूपित करते हैं। r बराबर x कोमा y, आपको शायद ध्यान भी होगा a इंटू बी में इसी तरह के क्रमित युग्म होते हैं x कोमा y, जहां x बिलोंग करेगा a को क्योंकि ये पहला अवयव है, और y बिलोंग करेगा b को। अब मैं आपको एक उदाहरण से भी समझाता हूं। मान लीजिए पहला समुच्चय में आपके केवल 2 अवयव हैं 1, 2, और दूसरे समुच्चय में भी मान लीजिए 2 अवयव हैं x, y, 3 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तब हम a इंटू बी जब निकालते हैं तो 1, x, 1, y, 2, x, 2, y, यानी कि 4 अवयव वो a इंटू बी में होंगे। अब इसका कोई भी उप समुच्चय, उप समुच्चय का मतलब मैं इन चारों में से कोई सी एक भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, 3 भी ले सकता हूं, चारों के चारों भी ले सकता हूं। वो सभी संबंध हैं। जैसे पहला उदाहरण मैंने लिया, केवल एक ले लिया 1, x, ये आपका संबंध है, इसलिए मैंने R1 लिख दिया क्योंकि मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। दूसरा संबंध मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे मैंने 3 क्रमित युग्म लिए, ये कोई से भी 3 हो सकते थे, मैंने ये वाले 3 ले लिए। ये दोनों संबंध हैं। ये पहला संबंध को मैंने R1 से रिप्रेजेंट किया, दूसरे संबंध को मैंने R2 से रिप्रेजेंट किया। तो मेन पर्पस ये था, a इंटू बी का कोई भी उप समुच्चय, a इंटू बी का कोई भी उप समुच्चय वो a से b पर एक संबंध होता है। लेकिन अब मोस्टली क्वेश्चंस मेरी नजर में शायद यही है जहां a इंटू बी शायद ना हो, हमें सिर्फ एक ही समुच्चय दिया हो, जो कि मैंने नंबर 2 में लिखा। यदि a कोई अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त का मतलब जिसमें कम से कम एक अवयव हो, यदि a कोई अरिक्त समुच्चय है, यानी b यहां पे है ही नहीं, तब a इंटू ए का कोई भी उप समुच्चय समुच्चय a पर संबंध कहलाता है, क्योंकि यहां b तो है ही नहीं। तो a इंटू ए का कोई भी उप समुच्चय समुच्चय a पर संबंध कहलाता है, तथा इसे निम्न प्रकार निरूपित करते हैं। r बराबर x कोमा y, इस प्रकार x भी बिलोंग करेगा a को और y भी बिलोंग करेगा a को, क्योंकि यहां b है ही नहीं। अब मैं इसे उदाहरण से बताता हूं। मान लीजिए पहला एक समुच्चय a मैंने लिया 1, 2, तो जब हम a इंटू ए का मान निकालते हैं, बराबर में चाहे मैं दोबारा भी लिख सकता था 1, 2, तो 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 2, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, जो कि मैंने लिख के दिखाई। बल्कि एक बात दिखाता हूं, थोड़ी सी मिस्टेक थी यहां पे, मैंने यहां पे 2 की जगह ये 3 अवयव लिए, थोड़ी शायद मिस्टेक थी, मुझे ध्यान नहीं रहा था। इसका मतलब a इंटू बी में अब 9 अवयव होंगे, क्योंकि a में 3 है, दूसरे में भी 3, तो 3 इंटू 3 9, मैंने 9 के 9 भी लिख के दिखाई। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ये ऐसे भी समझ सकते हैं, हम दोबारा लिख दें 1, 2, 3, फिर आप जोड़े बना के देखें तो 9 ही आएंगे। इसका कोई भी उप समुच्चय
मतलब मैं 1 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, 3 भी ले सकता हूं, 9 के 9 भी ले सकता हूं। वो आपका एक संबंध है। मैंने यहां पे 4 एग्जाम्पल लिए, इसका पर्पस था। पहला मैंने संबंध जिसमें 3 अवयव ले लिए। दूसरे संबंध में मैंने इसमें 5 क्रमिक युग्म लिए। तीसरे में मैंने 3 ले लिए, कोई से भी 3 हो सकते थे ये। चौथे में ये 2 ले लिए। ये भी कोई पर्पस था कि मैंने यहां पे 4 उदाहरण दिए। ये सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि यहां संबंध के प्रकार जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की नीचे, अब मैं बताता हूं, ये इन्हीं में ही है कोई ना कोई। संबंध इतने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्वतुल्य संबंध। किसी भी अवयव का संबंध अगर अपने आप से है, यानी कि x, x, इस प्रकार के क्रमित युग्म, अगर इस प्रकार के क्रमित युग्म किसी संबंध में है तो वो स्वतुल्य संबंध होता है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर हो, लेकिन ये सभी अवयवों के हों। समुच्चय में जितने अवयव हैं उन सभी के लिए ये बात सही है। जैसे कि ऊपर वाला एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने 1 2 3 यहां समुच्चय लिया, तो यहां तीनों के ही क्रमिक युग्म 1, 1, 2, 2, 3, 3, जो कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, ये तीनों के ही होने चाहिए, तब ये स्वतुल्य संबंध होगा। अगर इसमें एक भी नहीं है, मान लीजिए मैंने ये हटा दिया, अब ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध के लिए ध्यान रखें, जितने भी अवयव हैं उन सभी के, अब ये स्वतुल्य संबंध है। इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने 1, 2 लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य का मतलब ये सभी होने चाहिए, इनके अलावा भी हो सकते हैं, हो या ना हो कोई जरूरी नहीं, ये जरूर हो। यानी ये एक स्वतुल्य संबंध है। मैंने इसी के आगे लिख दिया ये स्वतुल्य संबंध। इसका मतलब स्वतुल्य वैसे सबसे आसान पड़ता है लोगों को, हर साल मैं पढ़ाता हूं। जितने भी अवयव समुच्चय के हों उन सभी के द्विक युग्म, यानी कि जिसमें अपने आप से ही संबंध हो, 1, 1, 2, 2, 3, 3। ऐसा नहीं यहां 1, 2, 3, 4 होता तो 4, 4 भी लेना पड़ता मुझे, तब स्वतुल्य होता। उसके अलावा कोई है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है दूसरा नंबर, सम्मित संबंध। अगर किसी संबंध में इस तरह का युग्म है x, y, तो इसका विपरीत युग्म यानी कि y, x भी होना चाहिए, लेकिन वो सभी के लिए सही हुई, ऐसा नहीं किसी एक के लिए हो। जैसे कि हो सकता है मैंने दूसरा लिखा हो तो बिल्कुल ठीक हो, 1, 1, तो 1, 1 का विपरीत 1, 1 होता ही है। इसे तो खैर देखना ही नहीं था हमें, ये तो संतुष्ट करता ही है। 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए, वही आ गया। 3, 1 है तो 1, 3 भी होना चाहिए, वो भी आ गया। अगर मान लीजिए मैं ये हटा देता हूं तो ये तो ठीक है, लेकिन ये नहीं हो रहा, ये सम्मित नहीं है। सम्मित का मतलब है जितने भी युग्म हैं सभी के विपरीत हों, यानी कि 1, 3। क्योंकि शायद आपको ध्यान होगा ये चिन्ह ये होता है फॉर ऑल के लिए, यानी सभी के लिए, जितने भी युग्म हैं सभी के लिए ये बात सही हो। कोई भी एक अगर आपने ऐसा ढूंढ लिया जो संतुष्ट नहीं करता तो वो सम्मित नहीं हो सकता। अब ये बिल्कुल ठीक है, ये सम्मित संबंध। तीसरे नंबर पर मैंने लिखा संक्रमक। हो सकता है ये उदाहरण मैंने संक्रमक का ही लिखा हो, चलिए देखते हैं। संक्रमक थोड़ा सबसे टफ लगता है वैसे लोगों को, स्वतुल्य और सम्मित में इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए पहला युग्म x, y वो संबंध में है और y, z वो भी संबंध में है। यानी आपको ऐसे दो युग्म देखने हैं जिसमें पहले युग्म का आखिरी अवयव और दूसरे वाले का पहला अवयव वो बिल्कुल सेम हो। x का संबंध y से और y का संबंध z से। अगर ऐसा है तो हमें यह देखना है कि x का संबंध भी z से होना चाहिए। हम y को हटा देंगे, x का संबंध भी z से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संबंध संक्रमक है, और अगर ऐसा नहीं है तो संबंध संक्रमक नहीं है। यानी अब मैं कोशिश करता हूं R3 वाला, जैसे कि मैंने लिखा 1, 2, 2, 3। मैंने सिर्फ इसलिए देखो शुरुआत में लिए, ये बिल्कुल अवयव 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है, तो मुझे ये देखना है 1 का संबंध भी 3 से होना चाहिए, यानी कि जो कि मैंने लिखा। अगर मैं ये नहीं लिखता यहां पर तो ये संक्रमक नहीं था। अब ये है संक्रमक,
यानी कि 1,3। बिल्कुल ठीक है, ये संक्रमक। और कोई युग्म ऐसा अगर बनता है, क्योंकि हमें सभी देखने हैं, वैसे ऐसा कोई युग्म इसमें है ही नहीं, क्योंकि 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, ऐसा कोई युग्म और बनता ही नहीं, यानी कि ये संक्रमक संबंध है। लेकिन संक्रमक में एक बात और ध्यान रखने की है, मैंने इसलिए शायद R4 भी लिखा। हमें संक्रमक के लिए या तो ऐसे युग्म देखने हैं कि x का संबंध y से हो और y का संबंध z से हो, तो x का संबंध भी z से होना चाहिए, संक्रमक के लिए देखना है। लेकिन अगर ऐसा कोई युग्म हो ही ना, जो मैं कह रहा हूं कि x का संबंध y से, y का संबंध z से, ऐसा कोई युग्म ही नजर नहीं आ रहा, तो भी वो संक्रमक है। संक्रमक केवल तभी नहीं होगा जब ऐसे दो युग्म तो हो आपकी नजर में कि x का संबंध y से और y का संबंध z से, तो x का संबंध भी z से ना हो, तब संक्रमक नहीं होगा, वरना वो हर कंडीशन में संक्रमक है। संक्रमक केवल, दोबारा कहता हूं, एक ही कंडीशन में नहीं होगा। मान लीजिए x का संबंध y से है और y का संबंध z से है, लेकिन x का संबंध z से ना हो, अगर ऐसा है तो संक्रमक नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसे ढूंढने पे भी नजर नहीं आ रही तो वो संक्रमक है, जैसे कि शायद R4, 1 का संबंध 2 से, 1 का संबंध 3 से, इसमें ऐसा कोई युग्म नजर ही नहीं आता कि ये पहले युग्म का आखिरी और दूसरे युग्म का पहला ये बिल्कुल समान हो। मैंने लिखा है इस तरीके से, ये भी संक्रमक है, क्योंकि यहां ऐसा कोई युग्म ही नहीं है। संक्रमक सिर्फ तभी नहीं होगा जब ऐसे युग्म तो हो लेकिन x का संबंध z से ना हो रहा हो, तो वो संक्रमक नहीं है। अब आता है चौथा, जो कि है तुल्यता संबंध। अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रमक भी हो, यानी वो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो ऐसा संबंध तुल्यता संबंध होता है। यानी ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रमक भी हो, तब ऐसा संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो यही था आज का पहला टॉपिक जो मैंने समझाने की कोशिश की। अभी मैंने शुरुआत की है, सवाल कोई बताया नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ ये कोशिश की है आपको स्वतुल्य संबंध, सम्मित और संक्रमक ये तीनों क्लियर हो जाए। थोड़ा बोरिंग होता है चैप्टर, शायद समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे सब दिमाग में बैठता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब हर साल समझते हैं। तो ये बात ध्यान रखते हैं, स्वतुल्य के लिए जितने भी समुच्चय में अवयव हों सभी के द्विक युग्म हो, अगर एक का भी नहीं है तो स्वतुल्य नहीं होगा। सम्मित के लिए जितने भी संबंध में युग्म हैं उन सबके विपरीत भी उसी में ही हो। और संक्रमक के लिए अगर x का संबंध y से, y का संबंध z से, तो x का संबंध z से भी होना चाहिए। अगर नहीं हो x का संबंध z से तो संक्रमक नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई संबंध ही नजर नहीं आ रहा तब भी वो संक्रमक होता है। और ऐसा संबंध जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वो तुल्यता संबंध होता है। तो आज का पहले मेरा टॉपिक केवल इतना ही था। कल से शायद मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा, मेरे पास बुक है, वैसे इंग्लिश मीडियम की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कल कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके।